ये मनोज यादव हैं, यूपी के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये लापता हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये लापता हैं। ये मुस्लिम समाज के वकील हैं। सुना है इनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई है, यूपी में हुआ है। यूपी में सचमुच राम राज है। शुक्रिया योगी जी। कानून व्यवस्था कितना तगड़ा है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो बताऊं, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे खतरनाक खबर है। समाजवादी पार्टी जिसके 37 सांसद हैं, उनके प्रवक्ता गायब हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि पुलिस चुस्ती दिखाएगी और इनको जरूर बरामद करेगी। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे ये लापता दिख रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है, चंद्रशेखर आजाद ने बाकायदा ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आजाद ने इस खबर को ट्वीट किया और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पहले सपा के जो ये प्रवक्ता है ये लापता है, और यह है फिर मुस्लिम की हत्या। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में जिला पंचायत परिसर के भीतर अधिवक्ता फारूक अहमद खान की दिन दहाड़े की घटना दुखद, चिंताजनक और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाली है। इतने संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में इस प्रकार की वारदात होना बताता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है। सामान्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सोचिए इस अधिवक्ता की हत्या हुई है, अब क्यों नहीं होगा। कोटद्वार वाली खबर पता है, एक पिंकी चौधरी हैं, हिंदू रक्षक दल चलाते हैं। वो दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं कि एक दीपक कुमार जिसने उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की जान बचाई, उनके पक्ष में खड़ा हुआ, उसको सबक सिखाएंगे। एक शख्स ने तो आज कहा है कि जो उनका जीव काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपया इनाम देंगे। ये सब सामने हो रहा है। इस देश में प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा रही है। और सोचिए, एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार थोड़ा गुस्सा में आ गया तो उसको जेल में डालने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री को जाति सूचक गाली किसने दी, किस प्रदर्शन में दिया? आप सोचिए वो कौन लोग थे जो कहते थे कि प्रधानमंत्री का विरोध देश का विरोध है, प्रधानमंत्री का विरोध धर्म का विरोध है, प्रधानमंत्री का विरोध भारत का विरोध है। कौन लोग कहते थे? किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो कौन कहता था कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाला खालिस्तानी है? मुसलमान जब सीएनआरसी में आंदोलन कर रहे थे तो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठाने वाला पाकिस्तानी है, आतंकवादी है? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, टीवी कह रहा था, अखबार कह रहा था, आप सबने सुना। अभी सोचिए एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं 4 बार मिला। वो नौकरी से रिटायर भी थे, वो ब्रोकर का काम कर रहे थे, दलाल का। उनके पक्ष में सवाल पूछने वाले को मीडिया कह रहा है कि गलत है। तो जनरल कैटेगरी के लोग कुछ भी कर दे जायज है, बाकी सब नाजायज है। दलित पिछड़ा सवाल पूछ दे तो आतंकवादी है, उग्रवादी है। और सोचिए जनरल कैटेगरी के लोगों ने जूते मारे अमित शाह के फोटो पर। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी गई। एक यूजीसी रेगुलेशन आया था उसके खिलाफ, जबकि सीएनआरसी में मुसलमानों से कहा गया कि कागज चेक कराओ। किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून आया था। उनका धरना प्रदर्शन देशद्रोह था, देश को बर्बाद करने वाला था। और जनरल कैटेगरी का यूजीसी के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो अच्छा है। तो ये तमाम सवाल है जो कोई आपसे नहीं बताएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नेशनल दस्तक जो है वो तमाम सवाल आपके सामने लाता है और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। आज संसद में बहस हो रही है। सोचिए, न शरद यादव है, न लालू यादव है, न नीतीश कुमार है, न रामविलास पासवान। ऐसा लगता है जैसे बहुजन समाज की इकलौता आवाज चंद्रशेखर आजाद है। आज आरजेडी के सांसदों की नींद खुली और उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया कि 65% जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए और उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि उससे कोई छेड़छाड़ ना करे। दरअसल आजकल सुप्रीम कोर्ट लगातार, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने ओबीसी रिजर्वेशन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो क्रीमी लेयर लगा दिया गया, वही सुप्रीम कोर्ट जहां से
जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं भाई, मैं कोई मानहानि नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मैं राय नहीं दे रहा हूं सही या गलत। वही सुप्रीम कोर्ट जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको पारित कर दिया, तब 50% की कैप हटेगी, इसकी चिंता नहीं की गई। उसी सुप्रीम कोर्ट जहां बिहार में जाति जनगणना हुआ, आरक्षण को 65% किया गया, तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी। इसीलिए आरजेडी के विधायक सांसद मांग कर रहे हैं कि उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, बहुजन दल जागरूक हो रहा है। ये आईपी गुप्ता इनका भाषण सुनिए। मैं छोटा बच्चा था और अपनी मां के साथ गोबर चुनता था और आज यहां खड़ा हूं। अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो आईपी गुप्ता वुड हैव नॉट बीन हियर। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ 2005 की डेवलपमेंट की बात करनी तो आईपी गुप्ता को देखो, ही इज हियर सिंपली बिकॉज ऑफ लालू प्रसाद यादव। मैं राजनीति के किसी भी समय में, किसी भी मंच पे, सार्वजनिक जीवन में आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में अपनी राय नहीं बदल सकता। मैं इनको देखते बड़ा हुआ हूं। मुझे आज भी रिग्रेट है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रधानमंत्री होते तो ये जो घुटना टेक एग्रीमेंट हो रहा है ना ट्रम्प के आगे, वो नहीं होता, और लालू यादव जी नहीं होते तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स, आज लाखों दलित पिछड़ा यहाँ नहीं होते। हुजूर आईपी गुप्ता अति पिछड़े समाज से आते हैं, पहले दलित समाज में थे। इन्होंने कहा कि मैं अगर लालू यादव न होते, नीतीश कुमार जैसे न होते लोग, तो कोई दलित पिछड़ा विधानसभा नहीं पहुंच पाता। ये है सामाजिक न्याय। आप लालू यादव को गाली दे सकते हैं, सोचिए सबसे बड़ी खबर है। और राफेल सौदा सफेद झूठ, रवि नायर, इस पत्रकार को जेल में डाल दिया गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और यह है शिवम मिश्रा। इस शख्स ने भाई साहब अपने लैम्बोर्गिनी से, सुनते हैं 12 करोड़ की गाड़ी आती है, एक्सीडेंट कर दिया। पहले इनके अमीर पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं मिश्रा जी। इनके अमीर पिताजी ने एक गरीब ड्राइवर को खड़ा कर दिया कि मैंने एक्सीडेंट किया है। जब कोर्ट ने नहीं माना, पुलिस ने नहीं माना, और जब रिपोर्ट दे दी तो भी इनको जमानत मिल गई। सोचिए पप्पू यादव जो सांसद हैं, 1995 के मामले में उनको जमानत मिल गई, उसके बाद फिर एक एफआईआर। तो इस देश में पैसा और जाति का कितना रसूख है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको जाते जाते एक खबर बता रहा हूं इंटरनेशनल, उसके बाद स्पोर्ट्स भी बताऊंगा। अब भारत किससे तेल खरीदेगा, किसको तेल बेचेगा, भारत कहां उठेगा, कहां बैठेगा, ये सब अमेरिका तय कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। भारत सस्ता तेल रूस से नहीं खरीदेगा। भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है कि कोई भी तेल कंपनी रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। मतलब ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के कब्जा वाले देश वेनेजुएला से तेल खरीदा जाए। कितने मजबूत हैं हमारे प्रधानमंत्री, विश्वगुरु हैं 56 इंच वाले, सोचिए। तो अब जो भी अमेरिका कहेगा भारत को मानना पड़ेगा। $500 बिलियन, मतलब हमको सेब भी अमेरिका का खाना है, प्याज भी अमेरिका का खाना है, गेहूं चावल भी अमेरिका का खाना है, सारा चीज हमको अमेरिका से आएगा। और ये बाकायदा आपको करना होगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील किया है। क्या कर सकते हैं, करिए। मजबूत प्रधानमंत्री हम लोगों ने चुना है। मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए नेशनल दस्तक के लोगों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हुआ, जनरल कैटेगरी के पत्रकार पहुंचे, वो उलूल जुलूल सवाल पूछ रहे थे। उनसे भी जब सवाल पूछा जाने गया तो इसमें अपराध कौन सा हो गया। ये तमाम सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जाते जाते एक और खबर आपको बताता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई टीवी अखबार आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। बहुजन समाज के बेटा ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, पद्मश्री है ये, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है सत्येंद्र सिंह। ये दिव्यांग है और इन्होंने एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 9 घंटे 22 मिनट में 24 किलोमीटर लंबा कुक स्ट्रेट तैरकर पार किया है। न्यूजीलैंड में एक समंदर है जो बहुत ठंड है। समुद्री मार्ग अत्यंत ठंड पानी और तेज धाराओं और चुनौतीपूर्ण मौसम परिस्थितियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और सत्येंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एशिया के पहले दिव्यांग ऐसे तैराक बने हैं जिन्होंने ये सफलता पार की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मौका तो दीजिए,
मेरिट खुद आ जाता है सर। इस देश में जिनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बाहर रखा गया है, नौकरी, व्यापार, बिजनेस से बाहर रखा गया है, उनको मौका तो दीजिए। ये देश और बेहतर बनेगा। इस देश के 90% लोगों को गरीब, लाचार और बेबस रखकर आप कैसा देश बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे मजबूत देश। देश तभी मजबूत होगा जब सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, जब सबको मान सम्मान मिलेगा। किसी को गाली देकर, नीचे दिखाकर, पढ़ने लिखने न देने से देश और कमजोर होगा। याद कीजिए, मुगल की आप लोग बात करते हैं ना, मुट्ठी भर मुगल क्यों देश पर कब्जा कर लेते थे? क्योंकि आपने लड़ने वाली एक जाति बना रखी थी, बाकी लोग लड़ नहीं सकते थे। अंग्रेजों ने इसीलिए कब्जा कर लिया। जब सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, जब सबको बराबर मौका मिलेगा, तब ये देश मजबूत बनेगा। जातिवाद छोड़िए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के आधार पर भेदभाव बंद कीजिए। ये देश फिर से सम्राट अशोक के देश, चंद्रगुप्त मौर्य का देश, सोने की चिड़िया, बुद्धमय भारत बनेगा। तब हम विश्वगुरु कहलाएंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।